हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल के वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। इस वीडियो से आपको जो मैकेनिक मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन का लेवल है उसके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आईसी इंजन पर आधारित है, क्योंकि जो आईसी इंजन है वो मैकेनिक मोटर व्हीकल का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है आईसी इंजन को लेकर, जो आपके न बल्कि इसी एग्जाम के लिए बल्कि अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही इससे पहले हमने मैकेनिक मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया है। चलिए उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, और उसके जो भी उसके बाद हम फॉर्मूले न्यूमेरिकल, उसके बाद आपका कुछ हमारी जो साइकिल होती है जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं, टॉपिक कौन कौन से हैं इसमें। इसमें आपके जो टॉपिक रहेंगे आईसी इंजन से वो रहेंगे टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा फॉर्मूला एंड सिंपल न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आपका ऑटो एंड डीजल साइकिल। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आईसी इंजन के रिगार्डिंग, ठीक है, जो न बल्कि आपकी इस एग्जाम में हेल्प करेंगे बल्कि आने वाले एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। और इससे आपको एक आईसी इंजन के रिगार्डिंग एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी आपको ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक आईसी इंजन में यदि प्रवेश होने वाली वायु का तापमान कम हो जाता है तब उसकी दक्षता क्या होगी। तो उसकी दक्षता क्या होगी, उसकी दक्षता बढ़ जाती है। सपोज दैट किसी इंजन में अगर हमारी एयर इंटेक कर रही है और उसका क्या टेम्परेचर कम है, तो मैकेनिक तो क्या होगा, उसका उसकी जो इफिशियंसी होगी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इफिशियंसी कम हो जाती है। क्योंकि क्या देखिए, जो एयर का टेम्परेचर कम होगा, अगर जो ठंडी वायु होती है, जो यानी कि जो कूल्ड एयर होती है, तो उसको कंप्रेस करना आसान होता है, ठीक है। उसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है और अच्छी तरह से कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो हमारी एयर जो इंटेक कर रही है, अगर उसका टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, इंजन की दक्षता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, यानी कि जो हमारी कूल्ड एयर है उसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है और अच्छे से कंप्रेस हो सकती है। इसीलिए अगर एयर का टेम्परेचर कम होगा, यानी कम टेम्परेचर पर एयर हमारे इंजन में इंटेक करेगी, तो हमारे इंजन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन की थर्मल दक्षता यानी कि थर्मल इफिशियंसी एक फोर स्ट्रोक चक्र इंजन से क्या होती है, कम होती है हमेशा। देखिए, जो थर्मल इफिशियंसी होगी टू स्ट्रोक इंजन की वो फोर स्ट्रोक इंजन से हमेशा कम होगी। क्योंकि तो आप सभी जानते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन एक तो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है, और उसकी न बल्कि थर्मल इफिशियंसी बल्कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी फोर स्ट्रोक की ज़्यादा होती है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा, टू स्ट्रोक इंजन की यांत्रिक दक्षता एक फोर स्ट्रोक इंजन से होती है। देखिए, एक तो होता है हमारा थर्मल एफिशिएंसी, होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, और एक होता है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी, जो टू स्ट्रोक इंजन की जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी वो हमेशा फोर स्ट्रोक इंजन से अधिक होगी। क्यों होगी, देखिए, जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन है, टू स्ट्रोक इंजन में हमारे क्या होती है, टू स्ट्रोक में एक हमारा राउंड कंप्लीट होता है, वहीं फोर स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक में एक राउंड कंप्लीट होता है। यानी कि टू स्ट्रोक इंजन में क्रेंक शाफ्ट हमारा क्या करती है, एक चक्कर लगाती है और हमें तभी क्या होता है, एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। वहीं हमारे फोर स्ट्रोक इंजन में क्रेंक शाफ्ट फोर स्ट्रोक में टू चक्कर लगाती है, यानी कि टू राउंड कंप्लीट करती है, और टू राउंड कंप्लीट करने के बाद एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होती है। तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इंजन में वाल्व नहीं होते, तो किस इंजन में वाल्व नहीं होते, तो टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते। अब बताएंगे उसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन में आपके होते हैं पोर्ट्स होते हैं। एक आपका इनलेट पोर्ट्स होता है, एक आपका एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, ठीक है, तो दो पोर्ट्स होते हैं उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फोर स्ट्रोक इंजन में इंजन की गति और चक्र प्रति मिनट है, इंजन की गति चक्र प्रति मिनट है एंड चक्र प्रति मिनट है, तो क्रैंक शाफ्ट की गति क्या होगी, ठीक है। फोर स्ट्रोक इंजन में यदि इंजन की गति एंड चक्र प्रति मिनट है तो क्रैंक शाफ्ट की गति क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा कुछ मिसप्रिंट है, तो क्या होगी वो, अभी देखो, इंजन की जो गति है वो चक्र प्रति मिनट है, तो क्रैंक शाफ्ट की गति क्या होगी, तो क्रैंक शाफ्ट की गति n/2 होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, हमेशा n/2 होती है। मैंने बताया कि फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होती है,
क्रैंकशाफ्ट 4 स्ट्रोक इंजन में यानी कि चार स्ट्रोक के बाद 2 राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है। तो अगर इंजन की गति चक्र प्रति मिनट है तो क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट की गति उसकी हमेशा आधी होगी, ठीक है, यानी कि क्या होगी, N/2 होगी। 4 स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल पूरी होती है। देखो 4 स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल पूरी होती है क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में क्या होती है, 4 स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। जब क्रैंकशाफ्ट हमारे 2 चक्कर लाएगी तब हमें क्या होगा, हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है। तो तभी क्या होगा, हमारी वर्किंग साइकिल कंप्लीट बन जाती है जब हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्पार्क प्लग के बीच में गैप होता है। स्पार्क प्लग जो होता है ना, उसके बीच में कितना गैप होता है, उसमें गैप होता है हमारा 0.3 से 0.7 मिमी का, ठीक है। जहाँ पे हमारा स्पार्क होता है, स्पार्क प्लग और स्पार्क के बीच जो गैप होता है ना, वहाँ पे वो होता है 0.3 से 0.7 mm का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पार्क प्लग की बॉडी किस धातु की बनी होती है, ठीक है। इंसुलेटिंग मेटल की बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सी कौन किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है एल्यूमिना की, ठीक है। जो हमारी स्पार्क प्लग की बॉडी होती है वो हमारी एल्यूमिना की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आईसी इंजन में इंजन सिलेंडर के दहन कक्ष में जली गैसों को हटाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है स्कैवेंजिंग द्वारा, ठीक है। क्या होता है कि जब हमारे इंजन में हमारा 4 स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो कुछ ना कुछ उसमें गैसेस रह जाती, 100% गैसें बाहर नहीं निकल पाती। तो अगर हमें जो हम सारी गैसों को, जो जली हुई गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वो किसके नाम जान जाती है, वो जान जाती है स्कैवेंजिंग के नाम से। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो ये प्रोसेस होती है हमारी स्कैवेंजिंग, ये केवल और केवल 2 स्ट्रोक इंजन के ही अंदर होती है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में हमारी स्कैवेंजिंग प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसें, जली हुई गैसें क्या होती है, अंदर रह जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम जली हुई गैसों को जो हम बाहर निकालते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। स्कैवेंजिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है, देखिए 2 स्ट्रोक इंजन से। जो हमारी स्कैवेंजिंग प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, 2 स्ट्रोक इंजन से स्कैवेंजिंग प्रक्रिया हमारी संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा भाग डीजल और पेट्रोल इंजन के लिए समान होता है, तो कौन सा भाग होता है, तो होता है निकास साइलेंसर, ठीक है। निकास साइलेंसर दोनों में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक इंजन का मुख्य शाफ्ट क्या होता है जो पिस्टन की गति को नियंत्रित करता है। एक इंजन का मुख्य शाफ्ट क्या होता है जो पिस्टन की गति को नियंत्रित करता है, तो होता है हमारा क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। अगर आप एक पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल इंजन क्या करो, डाल दो, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, इग्निशन प्रोसेस नहीं होगी, तो दहन प्रक्रिया उसमें नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान अधिकतम दाब तथा उच्चतम तापमान के लिए कौन सा चक्र सबसे ज्यादा दक्ष होगा, यानी कि एक समान अधिकतम दाब, ठीक है, और उच्चतम तापमान के लिए कौन सा चक्र सबसे ज्यादा दक्ष होगा, तो होगा आपका डीजल चक्र, ठीक है। डीजल चक्र होगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डीजल। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्यतः आईसी इंजन की दक्षता होती है, जो हमारी आईसी इंजन की जो दक्षता होती है सामान्यतः कितनी होती है, 30 से 35% होती है। 17 क्वेश्चन है, आईसी इंजन में फ्लाईव्हील का कार्य उद्देश्य है, तो फ्लाईव्हील क्या कार्य करता है, देखो पहला तो सबसे पहला तो जो इसका आंसर है वो ये है कि ये इंजन में कंपन को कम करता है। दूसरा, क्रैंक शाफ्ट में आउटपुट शक्ति को स्थिर रखता है। भाई अगर सपोज दैट मान लें इंजन से हमारी क्या हो रहा है, हमें इंजन ज़्यादा है, हमारी एनर्जी क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम बता रहे तो हाँ, जो इसमें क्या होगा, इंजन में अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको इब्जॉर्ब करेगा, और कम होगी तो वापस उसको सेंड कर देगा। मतलब फाइनली बात यह है कि वो क्या करेगा, आपकी क्रैंक शाफ्ट में जो आउटपुट शक्ति होगी उसको क्या करेगा, स्थिर रखेगा। कभी कभी क्या होता है, इंजन में बहुत ज़्यादा, इंजन से बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, आउटपुट आना शुरू हो जाता है, तो उसको फ्लाईव्हील क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब क्या होता है कि उसमें लोड ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, वापस से उस इंजन शक्ति क्या करता है, वापस से उसको एनर्जी को भेज देता है। मतलब इसको ऐसे समझिए आप कि जब हमारा लोड कम होगा, इंजन पे लोड कम होगा तो क्या होगा, इंजन में ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी, उस टाइम क्या करेगा, फ्लाईव्हील उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब लोड ज़्यादा होगा तो एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो उसको वापस भेज देगा। तो यानी कि फाइनली वो बैलेंस रखता है, यानी क्रैंक शाफ्ट में जो आउटपुट शक्ति होती है उसको क्या करता है, स्थिर रखना, यानी कि एक प्रकार से इंजन की जो आउटपुट है उसको क्या रखना, बैलेंस करके चलना, ठीक है। तो ये है, और इंजन में उससे क्या होगा, कंपन भी कम होगा। जब क्या करेगा, जब आवश्यकता से अधिक एनर्जी आएगी उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, और जब आवश्यकता पड़ेगी उसको वापस कर देगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, पिस्टनिंग सामान्यतः बनी होती है, तो पिस्टनिंग सामान्यतः किसकी बनी होती है, पिस्टनिंग सामान्यतः बनी होती है हमारी कास्ट आयरन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंजन का वह भाग जो पिस्टन तथा पिस्टन नोड को जोड़ता है क्या कहलाता है, गजन पिन कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो पिस्टन है तथा पिस्टन नोड, पिस्टन और पिस्टन नोड जुड़ी होती है एक छोटी सी पिन से,
देखना आप फिगर में देख सकते हो, तो वहाँ पे एक गजन पिन लगी होती है, ठीक है। तो जो पिस्टन और पिस्टन होती है वो गजन पिन के द्वारा जुड़ी होती है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अच्छे ध्यान कक्ष की मूलभूत आवश्यकता होती है, यानी कि एक अच्छा जो हमारा कंबशन चैम्बर होता है उसमें क्या हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो हाई पावर आउटपुट हो, दूसरा उसकी क्या हो, हाई थर्मल इफिशियंसी हो। तो ये दो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये उसकी मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आईसी इंजन में कनेक्टिंग रोड किस भाग को जोड़ती है। कनेक्टिंग रोड किस भाग को जोड़ती है, तो जोड़ते हैं पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को। आईसी इंजन में जो कनेक्टिंग रोड होती है वो आपके पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा। अगर आप डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग कर दो तो क्या होगा। तो देखिए, जो आपका इंजन होगा वो उच्च नोकिंग के साथ चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेट्रोल की तुलना में डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है कम, इसीलिए इसीलिए क्या होगा कि जो आपका, अगर आप जब डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दोगे, इसीलिए उच्च नोकिंग के साथ चलेगा, क्योंकि जो डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो पेट्रोल से कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पेट्रोल इंजन की थर्मल दक्षता डीजल इंजन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। मैंने पहले बताया था कि जो हमारी पेट्रोल की जो थर्मल इफिशियंसी होगी या वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होगी वो डीजल इंजन के कंपैरिजन हमेशा कम होती है, और जबकि मैकेनिकल इफिशियंसी डीजल इंजन से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डीजल चक्र की दक्षता निर्भर करती है। तो डीजल चक्र की जो दक्षता होती है, इफिशियंसी, वो किस पर निर्भर करती है, एक तो कट ऑफ रेशो पर निर्भर करती है, एक हमारा कंप्रेशन रेशो पर निर्भर करती है। आगे इस पे इसी पे आपका एक फॉर्मूला है, उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो किस पे निर्भर करती है, आपको कट ऑफ रेशो पे, दूसरा आपका कंप्रेशन रेशो पे निर्भर करती है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अपनी स्टडी में रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑटो साइकिल को जाना जाता है, ऑटो साइकिल को किस जाना जाता है, स्थिर आयतन साइकिल से, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से ऑटो साइकिल को जाना जाता है, क्योंकि वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करती है। कंप्रेशन रेशो होता है, कंप्रेशन रेशो क्या होता है हमारा, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि रेशो ऑफ द टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कुल आयतन था क्लियरेंस आयतन का अनुपात होता है हमारा कंप्रेशन रेशो। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट्रोल इंजन कार्य करता है, तो पेट्रोल इंजन किस पे कार्य करता है, आप सभी को पता होगा, ऑटो साइकिल पर हमारा पेट्रोल इंजन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन अनुपात होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 6 से 10। देखिए, जो कंप्रेशन रेशो होता है वो 6 से 10 होता है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत एक दो नंबर का डिफरेंस हो जाए, ऐसे बता दें कि 5 से 8 होता है, कई क्वेश्चन में ऐसे भी अगर 6 से 10 आया तो ऐसा आ गया 5 से 8 होता है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया रखना है कि इस रेंज में होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जनरली जो होता है कंप्रेशन वो 6 से 10 होता है। वहीं अगर बात की जाए तो डीजल इंजन की, तो डीजल 31 क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है, तो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कंप्रेशन से उससे ज्यादा होता है, वो होता है 15 से 25 के बीच। एक दो नंबर का अगर आपको क्वेश्चन में एक दो यहाँ पे संख्या अगर आपको डिफरेंस ही मिल जाए तो, लेकिन आपको एक आइडिया रखना है, मान लिया अगर उसने दे दिया 13 से 23 होता है, यानी कि इसके नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, बस इसके नियरेस्ट वैल्यू होगी, तो आप जो नियरेस्ट क्वेश्चन होगा उसको चूज करें, क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन में हमेशा क्या रहती है, सिमिलरिटीज रहती है, क्वेश्चन के आंसर में क्या रहता है, हमेशा सिमिलरिटीज रहती है, और उन सिमिलरिटीज से आपको एक सटीक आंसर चुनना होता है, तो आप वही सटीक आंसर चुनिए जो उनके नियरेस्ट बैठता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन में संपीड़न के अंत में दाब लगभग होता है, तो डीजल इंजन के संपीड़न में, ठीक है, यानी कंप्रेशन के लास्ट में कितना प्रेशर होता है, तो लगभग होता है 35 बार, ठीक है, यानी कि 35 बार के आसपास होता है। ये वैल्यूज आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकती है, ठीक है, तो वहां से आप उसको कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 है, डीजल इंजन को के रूप में जाना जाता है, तो डीजल इंजन को किसके रूप में जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, वो जाना जाता है कंप्रेशन इग्निशन के रूप में, ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन के रूप में, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंप्रेस होती है हमारी, क्या होती है, एयर हमारी कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने के बाद क्या होता है उसमें हमारा, कंप्रेस होने के बाद क्या होता है हमारा, उसमें इग्निशन होता है, और इग्निशन होने के बाद ही हमारे हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। जबकि उसमें क्या होता है, पेट्रोल इंजन में हमारा एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर एक साथ आता है, लेकिन डीजल इंजन में केवल हमारा एयर ही इंटेक होती है, और उसका कंप्रेशन होता है, वो हाई टेम्परेचर पहुंच जाती है, फिर क्या होता है वहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्यूल की बूंदें धीरे धीरे उसमें इंजन के अंदर जाती है, और एयर का टेम्परेचर काफी जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है, बर्न होता है, और बर्न होने के बाद हमें ये गैसों का दबाव पिस्टन पर पड़ता है, और पिस्टन पर पड़ने के बाद क्या होता है, हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इसीलिए डीजल इंजन किसके रूप में जाना जाता है, कंप्रेशन इग्निशन के रूप में जाना जाता है, और पेट्रोल इंजन आपका स्पार्क इग्निशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कमजोर मिश्रण पर डीजल इंजन की थर्मल दक्षता होती है, तो जब हमारा वीक मिक्सचर होता है तो उस पर जो उसकी थर्मल एफिशिएंसी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, ये बात आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में स्क्वेंजिंग दक्षता होती है। 4 स्ट्रोक इंजन में, डीजल इंजन में जो स्क्वेंजिंग दक्षता होती है वो आपकी 95 से 100% के बीच होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पेट्रोल इंजन के रूप में जाना जाता है। पेट्रोल इंजन को किसके रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है स्पार्क इग्निशन के रूप में। ठीक है, पेट्रोल इंजन को आपका स्पार्क इग्निशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक अच्छी तरह से डिजाइन इंजन की आयतनिक दक्षता हो सकती है। अगर कोई इंजन अच्छी तरह से डिजाइन किया गया हो तो उसकी आयतनिक दक्षता हो सकती है, वो आपकी हो सकती है 75 से 90% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38, डीजल ईंधन का फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? न्यूनतम 49 डिग्री सेल्सियस फ्लैश पॉइंट। एक फायर पॉइंट होता है, एक फ्लैश पॉइंट होता है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए आपका? 49 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि अगर फ्लैश पॉइंट इससे कम होगा तो हो सकता है कि जब आप फ्यूल डालोगे तो आप बर्न ना हो पाए, उससे पहले ही उसका इवेपोरेशन हो जाए। तो यानी कि कम से कम जो आपका फ्लैश पॉइंट है 49 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 49 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, जो उसका फ्लैश पॉइंट है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 39 की। 39 है आपका, पेट्रोल इंजन में संपीड़न के अंत में दाब लगभग होता है, नहीं कंप्रेशन के अंत में कितना प्रेशर होता है आपका? अप्रोक्सीमेटली वो होता है 10 बार, यानी कि ठीक है 10 बार आपका प्रेशर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, स्थिर आयतन चक्र को जाना जाता है। स्थिर आयतन चक्र को किसके नाम जाना जाता है? वो जाना जाता है ऑटो साइकिल के नाम से। मैंने पहले बताया था कि जो आपका ऑटो साइकिल होती है, ठीक है, वो किसके नाम जानी जाती है? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पर हमारी वर्क करती है। आगे इसके बारे में बताऊंगा विद फिगर के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 है, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में होता है, जो हमारी एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल होती है उसमें क्या होता है? कंप्रेशन रेशो एक्सपेंशन रेशो के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल की बात कर रहे हैं हम, जो हमारी एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल। ठीक है, जो हमारी एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल होती है उसमें क्या होता है? हमारा कंप्रेशन रेशो एक्सपेंशन रेशो के बराबर होता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता है, हमेशा डिफरेंस रहता है। वो एक स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, एक आइडल ऑटो साइकिल की थर्मल दक्षता बढ़ती है। ठीक है, एक आइडल ऑटो साइकिल की थर्मल दक्षता बढ़ती है संपीड़न अनुपात एवं विशिष्ट ऊष्मा अनुपात के साथ। यानी कि एक आइडल ऑटो साइकिल की जो थर्मल दक्षता होगी वो बढ़ेगी आपकी, एक तो आपका कंप्रेशन रेशो और एक आपका स्पेसिफिक हीट का जो अनुपात होगा उसके साथ आपकी ये थर्मल दक्षता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पेट्रोल इंजन में गवर्नर को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो थ्रोट वाल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इनको अपनी प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में जो गवर्नर को नियंत्रित करता है वो क्या करता है? थ्रोट वाल नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हवा और पेट्रोल का सैद्धांतिक रूप से सही मिश्रण क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल जो हमारा मिक्सचर का जो रेशो होता है वो होता है 15:1, यानी कि 15:1 होता है। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, अगर जो हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो 14.1 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर ये 40.1 आता है या 40.51 आता है एग्जाम में तो आपको वही लगाना है, यानी कि इसके नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए कि 10 और 1 होगा, 12 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, तो जो इसके नियरेस्ट वैल्यू होगी आपको उसी को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रेडिएटेड ट्यूब्स सामान्यतः बनी होती है। तो रेडिएटेड ट्यूब्स होती है वो सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो सामान्यतः ब्रास की बनी होती है, पीतल की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, आईसी इंजन में लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? आप सभी जानते हैं लुब्रिकेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है विस्कोसिटी। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इसको कहते हैं फ्लोएबिलिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यानी कि आपके फ्लूइड के बहने की फ्लोएबिलिटी। ठीक है, उसके बहने का जो गुण होता है वो विस्कोसिटी कहलाता है। तो आपकी जो लुब्रिकेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होती है आपकी विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुपर चार्जिंग इंजन द्वारा विकसित शक्ति को बढ़ाया जाता है। यानी कि सुपर चार्जिंग से क्या होता है कि सुपर चार्जिंग में आप एक्स्ट्रा जो होती है हमारी कंप्रेस एयर को इंजन के अंदर भेजा जाता है संपीड़न के साथ, यानी कि उसे कंप्रेस्ड करके भेजा जाता है, जिससे क्या होता है आपकी इंजन की शक्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्बोरेटर कार्य प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं, सिंपल सा है, वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण, एयर तथा पेट्रोल के मिक्स करता है कौन करता है? कार्बोरेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक कार्बोरेटर में मिश्रण का बनना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो होता है आपका वेंचुरी सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, वेफल्स किस में प्रदान किए जाते हैं? वेफल्स वो किए जाते हैं केवल एयर कूल्ड इंजन में। ठीक है,
आपने देखा हो फिन्स लगे होते हैं, आपने ऐसे मोटरसाइकिल आप बाइक वगैरह देखते हो तो उसमें जो इंजन होते हैं तो छोटे छोटे एक फिन्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं हमारे एयर कूल्ड सिस्टम का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं वेफल्स जो प्रदान किए जाते हैं वो केवल एयर कूल्ड इंजन में ही प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इंजन सिलेंडर में दबाव के तहत अतिरिक्त हवा के लिए फोर्स रूप में जाना जाता है। देखिए तो जानता है सुपर चार्जिंग को, ठीक है। अगर इंजन सिलेंडर में आप दबाव के अतिरिक्त और हवा फोर्स के रूप में कहीं सेंड कर रहे हो तो उस किस प्रोसेस को किस रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो उस प्रोसेस को जाना जाता है सुपर चार्जिंग के नाम से, ठीक है। गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या किसका एक मापदंड है? गैसोलीन की जो ऑक्टेन संख्या है वो किसका मापदंड है? वह इग्निशन टेम्परेचर का, ठीक है। साधारणतः डीजल इंजन की सीटेन संख्या कितनी होती है? वो होती है 40 से 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, डीजल की इग्निशन क्वालिटी किसके द्वारा बताई जाती है? तो आपको याद रखना डीजल की जो इग्निशन क्वालिटी होती है वो बताई जाती है सीटेन नंबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इंजन सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति कहलाती है, सभी जानते हो क्या कहलाती है? इंडिकेटिंग पावर कहलाती है, या इंडिकेटिंग हॉर्स पावर भी इसको हम कहते हैं। इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड हॉर्स पावर इसको दोनों के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। 56, आईसी इंजन की सूचित शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो मापी जाती है मोर्स टेस्ट के द्वारा। आईसी इंजन की जो हमारी इंडिकेटिंग हॉर्स पावर होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? मोर्स टेस्ट के द्वारा मापी जाती है, और ये मोस्टली मल्टी सिलेंडर में ही इसका यूज किया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले के बारे में, कौन कौन से फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका, देखिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा इंडिकेटिंग हॉर्स पावर या इंडिकेटिंग पावर। यहाँ पे आई एच लिखा हुआ है और ये एक आई एच पी, तो यहाँ पे इसको हम आई पी, ये एक होना था आई पी और एक होना था आई एच पी। तो एक तो होता है हमारा इंडिकेटिंग पावर, इंडिकेटेड पावर कह सकते हैं, आप कह लीजिए इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एम इंटू एल इंटू ए इंटू एन इंटू के अपॉन 60 वॉट, यह वोट में। अगर आप इसको किलो वोट में निकालना है तो पी एम इंटू एल इंटू ए इंटू एन इंटू के अपॉन 60 इंटू 1000 किलो वाट। जो आपका पीएम होता है वो होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, एल जो आपका होता है वो लेंथ ऑफ स्टॉक होती है, ए आपका एरो पिस्टन होता है, एन आपका नंबर ऑफ पावर स्टॉक होता है, यहाँ पे के आपका नंबर ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है। ये आपका इंजन की इंडिकेटिंग पावर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो जनरली यही एक छोटा सा फॉर्मूला है जो सिंपल सा भी है और इसके रिगार्डिंग आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है। आगे जो फॉर्मूला है हमारा वो है फ्रिक्शन हॉर्स पावर में, जो हमारी फ्रिक्शन हॉर्स पावर होती है वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इंडिकेटिंग हॉर्स पावर पता होनी चाहिए और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? ब्रेकिंग हॉर्स पावर को या ब्रेकिंग पावर को उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमें फ्रिक्शन हॉर्स पावर निकालनी है, एफएचपी निकालनी है, तो इंडिकेटिंग पावर में से हम ब्रेक पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी फ्रिक्शन हॉर्स पावर निकल जाएगी। अगर हमें ब्रेक हॉर्स पावर निकालनी है यानी कि बीपी निकालनी है, ब्रेक पावर निकालनी है, तो हम इंडिकेटिंग हॉर्स पावर में से हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन हॉर्स पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी बीपी निकल जाएगी। देखिए एक हमारी ब्रेक हॉर्स पावर होती है, ब्रेक हॉर्स पावर हमारी डिपेंड करती है आपकी पोर्नी ब्रेक्स अरेंजमेंट पर, ठीक है। एक होती है रोप ब्रेक अरेंजमेंट पर, दोनों पर डिपेंड करती है। वो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रेक हॉर्स पावर पे हम इतना बड़ा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो आपकी इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, दूसरा आपके सिंपल फॉर्मूले हैं एफएचपी कैसे निकालते हैं। एफएचपी में सिंपल सा फॉर्मूला आ सकता है, एफएचपी दे दिया, एफएचपी बराबर क्या होता है? आईपी माइनस बीपी, या ऐसे भी दे सकता है आई एच पी माइनस बीएचपी। तो दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रकार से देगा बीएचपी या बीपी बराबर क्या होता है? तो वो आई एच पी माइनस एफ एच पी या आई पी माइनस एफ पी, ठीक है, दोनों ही सही है। जहाँ पे देखिए एफ एच पी क्या होता है? फ्रिक्शन हॉर्स पावर होता है, बी एच पी आपका ब्रेक हॉर्स पावर होता है और आई एच पी आपका इंडिकेटिंग हॉर्स पावर होता है। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका स्टॉक वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। स्टॉक वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। यहाँ पे मैंने डी इंटू डी हो गए, तो ये होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर एल। अगला फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला 5, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का टोटल सिलेंडर कैसे निकालता है? तो वी सी प्लस वी एस, ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा? ये हो जाएगा आपका क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर दें तो आपका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद होता है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो निकालने क्या फॉर्मूला है? कंप्रेशन रेशो निकालने का फॉर्मूला है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, या आप कह लीजिए स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? कंप्रेशन रेशो निकाल सकते हो, यानी कि वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी। वी सी होता है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम और वी एस होता है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। 7 फॉर्मूला हमारा पिस्टन स्पीड। तो पिस्टन स्पीड होती है हमारी 2 ln अपॉन 60, ठीक है, ये हमारी पिस्टन स्पीड का फॉर्मूला है।
अब बात करते हैं सिंपल न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये जो एग्ज़ाम में छोटे-मोटे जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जो बस केवल आपके फ़ॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट हल, डायरेक्ट सोल्व बस। वहाँ पे थोड़ा ही दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होगी, वो बहुत ही मुझे लगता है रेयर होगी, बहुत कम आती है न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं, लेकिन अगर आप भी जाते हैं आईटीआई के एग्ज़ाम में, तो मैं ये बता दूँ कि आपको आईटीआई के जितने भी एग्ज़ाम हैं, वो डीआरडीओ के अलावा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कोई भी लेंथी न्यूमेरिकल कभी नहीं आता, केवल फ़ॉर्मूले बेस्ड होता है और सारी वैल्यूज़ दी होती है, और आपको केवल केवल और केवल एक ही वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो चलिए यहाँ पे मैं छोटा-सा एक आपको छोटे-छोटे 2 न्यूमेरिकल के बारे में बता देता हूँ, किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे आपका पहला न्यूमेरिकल है, इन एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। अगर कोई इंजन आपका ऑटो साइकिल पर काम कर रहा है, ठीक है, एयर फुल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 400 सीसी टू 100 सीसी, तो कैलकुलेट द कंप्रेशन रेशो। यानी कि कोई आपका जो इंजन है ऑटो साइकिल पर वर्क कर रहा है, जो उसका फ्यूल मिक्सचर का जो कंप्रेस किया गया है, वो 400 से लेके 100 तक कंप्रेस किया गया है, तो उसका कंप्रेशन रेशो निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, देखो इसमें हमें टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम है इसमें 400 सीसी, और आपका कंप्रेस्ड वॉल्यूम कितना है, 100 सीसी। तो मैंने बताया था कंप्रेशन रेशो क्या होता है आपका, कंप्रेशन रेशो होता है आपका टोटल वॉल्यूम अपॉन, क्या होता है आपका टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ से हम देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ फॉर्मूला एक बार पीछे चल के। ये देखिए, ये जो वी एस प्लस वी सी है, ये किस में आता है, टोटल वॉल्यूम में आता है, ठीक है। देखिए ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन फॉर्मूले 5 में, तो यहाँ पे फॉर्मूले 5 में वी सी प्लस वी एस, ये होगा आपका टोटल वॉल्यूम, और यहाँ पे है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, हमारा कंप्रेशन रेशो के नाम से जाना जाता है। ये कंप्रेशन रेशो का आपका फॉर्मूला होता है। अगर वी एस या वी सी अलग अलग दिया है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टोटल वॉल्यूम एक साथ दिया है, तो टोटल वॉल्यूम आपका 400 हो जाएगा, कंप्रेशन वॉल्यूम आपका 100 हो जाएगा। तो कंप्रेशन रेशो निकालने के लिए सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, तो 400 अपॉन 100 इजकल टू आपका जो कंप्रेशन रेशो होगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। कंप्रेशन रेशो कहीं कहीं आपको आरसीबी इंडिकेट मिलेगा, ये कहीं कहीं इसको आरसीबी इंडिकेट किया गया है, और कहीं कहीं इसको आरसी से भी इंडिकेट किया गया है, ठीक है। ये दोनों ही रिप्रेजेंट किए होते हैं, कहीं ना कहीं, कहीं इसमें कंप्रेशन में आर मिल जाएगा, कहीं आपको आरसी मिल जाएगा, तो दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेशन रेशो हो गया, इसका सिंपल सा फॉर्मूला था, और सिंपल से आपका ये क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फॉर स्टॉक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशो इज 31:1 and the cutoff ratio is 31, the cutoff ratio is 3:1, what is it एक्सपेंशन रेशो, इसमें दोबारा है, तो व्हाट इज इट एक्सपेंशन रेशो, तो इसका एक्सपेंशन रेशो क्या है, यानी कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है जिसका कंप्रेशन रेशो आपका 31/1 है, 31 अनुपात 1 है, वहीं इसका जो कट ऑफ रेशो है आपको 3:1 है, तो उसका जो एक्सपेंशन रेशो होगा वो कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें आपका कंप्रेशन रेशो कितना दिया हुआ, कंप्रेशन रेशो इक्वल टू आपका 31/1, यानी कि 31/1। वहीं यहाँ पर जो कट ऑफ रेशो है वो कितना है, 3/1, ठीक है। डायरेक्ट निकालना है, एक्सपेंशन रेशो का फॉर्मूला होता है कंप्रेशन रेशो अपॉन कट ऑफ रेशो। तो कंप्रेशन रेशो है हमारा 31/1, और हमारा कट ऑफ रेशो है हमारा 3/1। तो आपका जो एक्सपेंशन रेशो होगा वो आपका जो है कैलकुलेट कर लेना, 3 और 10.3 आ जाएंगे, 10.3 इसका अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लो कितना सिंपल आपका क्वेश्चन था और कितना सिंपल आपका फॉर्मूला था। तो ये छोटे छोटे इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं जो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन पर डिपेंड होते हैं, और उस टाइम हमें लगता है कि यार पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो थोड़ा सा उस टाइम इरिटेट हो जाते हैं हम देखकर, जब बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन चल रहे होते हैं और हम कर रहे होते हैं, और एकदम से न्यूमेरिकल आ जाए तो मन में एकदम इरिटेशन हो जाती है, कहाँ से आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बस समझना है क्वेश्चन को समझते तुरंत सोल्व हो जाएगा वो, ठीक है। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑटो एंड डीजल का क्वेश्चन है, वो है, ये भी मेरे खुद के नोट्स के क्वेश्चन है, जो काफ़ी पहले मैंने कभी बनाए थे। तो इसमें लेकिन ये फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऑटो साइकिल में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है, ठीक है। तो 1-1/RC की पावर गामा -1, ठीक है। ऑटो साइकिल किससे बनी होती है, टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से, यानी कि दो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी और दो आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इसका जो ऑटो साइकिल की जो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/1 - 1/RC की पावर गामा -1, ठीक है। अब बात करते हैं डीजल साइकिल की। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, डीजल साइकिल किससे बनी होती है, इसमें 2 आपकी एडिबैटिक होगी, 1 आपकी आइसोकोरिक होगी, और आपका एक होगी आपकी 1 आइसोबारिक, यानी कि आइसोकोरिक आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा और एक होगा आपका कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे दिखाया था मैंने, दिखा दो आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगा, एक आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो कांस्टेंट
आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर को कहते हैं, ठीक है। आइसोकोरिक आपका कांस्टेंट वॉल्यूम को कहते हैं। आइसोकोरिक आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, आइसोबारिक आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है। अब बात की इसकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज, तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, 1/1 माइनस RC की पावर गामा -1, उसके बाद है ब्रैकेट, ठीक है, ρ-1 अपॉन गामा ρ-1, तो ये इसकी क्या होती है, हमारी इफिशियंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 143 है। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या है, द इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इंक्रीज विद, यानी कि अगर डीजल इंजन की जो इफिशियंसी वो किसके साथ बढ़ती है, डिक्रीज इन कट ऑफ रेशो, यदि कट ऑफ रेशो घट जाएगा तो डीजल इंजन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 145 है, दैट इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोच टू द ऑटो साइकिल वैन, यानी कि डीजल साइकिल की जो इफिशियंसी होती है कब ऑटो साइकिल की अप्रोच हो जाती है, पहुंच जाती है, तो होती है जब कट ऑफ रेशो क्या होता है, 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि अगर सेम आपका क्या हो, मैक्सिमम प्रेशर हो और टेम्परेचर, तब क्या होगा, डीजल साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन द ऑटो साइकिल, तो क्या होगा, जो आपकी डीजल साइकिल होगी ऑटो साइकिल ज़्यादा इफिशिएंट होगी, ज़्यादा दक्ष होगी। तो ये थे इस वीडियो में आपके आईसी इंजन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अभी अगर आप इस वीडियो में आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि इसका ये नहीं हो सकता, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी राय दें, और साथ ही ये भी बताएं कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, तो वो आपका जो आंसर है, ठीक है, वो आपने कहाँ से स्टडी किया है, और उस आंसर का रेफरेंस आप हमें दे दीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में और भी इंप्रूवमेंट कर सके, और जो मैकेनिक मोटर व्हीकल की जो ट्रेड है उसके जो हमारे रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें हम और ज़्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट कर सके, साथ ही जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छे से और भी एक्सप्लेनेशन के साथ और भी ऑथेंटिकेशन के साथ उनको ये प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि वे एग्जाम में अपना बेस्ट दे। तो आप अपनी कमेंट में राय दें, साथ ही जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही उसका रेफरेंस दीजिए कि आपने वो आंसर कहाँ से स्टडी किया है, किस बुक से स्टडी किया है, कुछ ऐसा छोटा सा रेफरेंस दीजिए जिससे हमें भी एक आइडिया लग जाए कि हाँ आपने इस चीज़ को एनालिसिस किया, चीज़ को स्टडी किया है, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि इसको कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है, और आपको लगता है नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो प्लीज़ अपनी राय दीजिए, ताकि हमें फीडबैक मिले और हम और बेहतर तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी आईसी इंजन के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में रहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस में रहेंगे तभी आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस से दूर हो जाएंगे तो फिर आपको जो क्वेश्चनों को फिर दोबारा से पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए लगातार आपको, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, तो आपको लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस में रहना है। और अगर आपको एमएमई ट्रेड के रिगार्डिंग और भी कुछ अगर आपको पूछना है या आपको जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रखिए, ताकि वहाँ से हमें आपका फीडबैक मिले और हम उस पर काम कर सकें। तो चलिए डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। मुझे उम्मीद है आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप अपनी मेहनत करते रहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।